गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे, लेकिन आपके और बेहतर करने के लिए एग्ज़ाम टाइम एकेडमी नए अवसर लेके आई है, जिसमें से ये 50 प्रश्नों का जो चल रहा है ये सीरीज, और जिसमें विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत अच्छा ही आपको आपकी तैयारी बेहतर बनाएगा। ये दोस्तों, आप एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के सेशन को शेयर करें, और यह आज की हमारी दूसरी क्लास है। ये जो जो दोस्त या और लोग जो लोग नहीं इसको देखे हैं पहली क्लास को, वो पहली क्लास को देखें और अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों को शेयर करें, ये जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो और एग्ज़ाम टाइम एकेडमी जो है नए नए प्रश्नों के साथ और नए उत्साह के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर हो। और आप बेहतर देख रहे हैं, ये जो लगा है 50 क्वेश्चन की सीरीज़ ये है, ठीक है। तो कल का जो क्लास प्रथम था और आज का क्लास मेरा दूसरा क्लास ये है। तो जो विद्यार्थी या जो मित्र नहीं देख पाए हैं पहली क्लास को, वो पहली क्लास को देखें, और दूसरी क्लास के लिए हम लोग आज फिर उसी समय से हाजिर हो रहे हैं ये है। और हम लोग आइए नए प्रश्नों को साथ देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ये पहला प्रश्न ये है, और एग्ज़ाम को देखते हुए, प्रश्नों को देखते हुए, आयोग की मानसिकता को समझते हुए कि आयोग किस तरह के प्रश्नों को लेकर के आ रहा है ये, और आयोग नए नए प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, जिससे हमें क्या होते हैं कि चीज़ों को समझने में थोड़ी सी क्या होती है, या पढ़ने में त्रुटि होने की वजह से हम 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं। ये हमारी तैयारी में कमी नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिस, हमारा जितना ही प्रैक्टिस होगा हमारी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी और हम लोग सफलता के उतने ही नज़दीक पहुंचेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और देखते हैं। ये लिखा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के कार्यों को निम्न विषयों तक सीमित करता है। पहला ऑप्शन दिया है व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रवों से रक्षा। दूसरा दिया है संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा। व्यक्ति की धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौतों के उल्लंघन से रक्षा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह तो बनाया है प्रश्नों के हिसाब से, उसके नीचे दिया है ऑप्शन उपयोगितावाद में। क्या यह विचार जो है व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रवों से रक्षा, जो बाह्य आक्रमण का मतलब होता है बाह्य शक्तियां जो क्या करती हैं, देश के अंदर आक्रमण करती हैं, उपद्रव फैलाती हैं, तो वह कौन सी चीज़ें ये हैं और उसकी रक्षा कैसे किया जाए। संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा, तो यह विचार किसने दिया है या कौन सी विचारधारा के लोगों ने यह विचार प्रस्तुत किया है। ऊपर दिया है उपयोगितावाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, उदारवाद, फांसीवाद। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं, ये देखिए पहला दिया है ये उपयोगितावाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, उदारवाद और फांसीवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा यहां पे फांसीवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उदारवाद। क्या होगा इसका आंसर, ये उदारवाद। इसका आंसर हो जाएगा उदारवाद। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उदारवाद के जनक कौन है। ये कई बार पूछा है ना। तो उदारवाद के जनक कौन है, जॉन लॉक। उदारवाद के जनक, तो उदारवाद के जनक कौन है, लॉक। यह तो प्रश्न हो गया कि मतलब उदारवाद, यहां पे हमने दो प्रश्नों को देखा कि उदारवाद के जनक कौन है, ये जॉन लॉक है ये। और यह जो व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रवों से रक्षा,
संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा, व्यक्ति की धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौतों के उल्लंघन से रक्षा। यह दोस्तों यह विचार किसने दिया है? ये उदारवादी विचारधारा के लोगों ने दिया है। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि उदारवाद के समर्थक कौन हैं? तो उदारवाद के समर्थक, तो हम यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न बना लेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न नहीं, हमें कई प्रश्न मिलते हैं ये, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उदारवाद के समर्थक, तो उदारवाद के समर्थक। तो उदारवाद के समर्थक दोस्तों कौन कौन है? ये रॉबर्ट नाजिक, आइजिया बर्लिन और मिल्टन फ्रीडमैन। तो उदारवाद के जो समर्थक हैं कौन कौन से हैं? ये आप उदारवाद के समर्थकों में देखिए, तो कई बार प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवाद के समर्थक नहीं है या है ये? तो रॉबर्ट नाजिक, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और F.A. हेयक। दोस्तों F.A. हेयक, यह जो चार राइटर हैं यह जो क्या है, ये उदारवाद के जनक है। ये फांसीवाद का हम देखेंगे, तो फांसीवाद जो है फासिज्म शब्द से बना है। ये फासिज्म शब्द से बना है। दोस्तों यह फांसीवाद शब्द किससे बना है? ये फासिज्म जो है शब्द है ये, और यह किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का है ये शब्द। कौन सी भाषा का शब्द दोस्तों? ये है लैटिन भाषा का शब्द है, और इसको कहा जाता है लकड़ी या लकड़ियों का समूह, ऐसे उसको बोलेंगे। ये लकड़ियों का समूह। और आपसे एक प्रश्न और यहां से अगर ये पूछ दे कि ये बताइए कि फांसीवाद का जन्म किस देश से हुआ है? ये तो फांसीवाद कहाँ से आया है? इटली से। इटली में दोस्तों फांसीवाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये इटली में। तो अब हम देखेंगे उपयोगितावाद का विचार किसने दिया है? दोस्तों उपयोगितावाद का जो विचार है जर्मी बेंथम ने दिया है। कौन दिए हैं? ये जर्मी बेंथम ने दिया है। ये बेंथम कौन दिया है ये विचार? जर्मी बेंथम। तो यहाँ पे हमने कई प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व किया है, देखा है, एक प्रश्न नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ यहाँ पे। और यह जो आपका एक तरह से रिवीजन है दोस्तों, आपकी तैयारी में जो आप कभी छोटे हैं याद किए हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ये तो यहाँ पे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न ये है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, जो भाई बहन अभी जो छोटे हैं उनको सेशन को शेयर करें। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके बेहतर सफलता के लिए 50 क्वेश्चनों की एक नई सीरीज लेकर के आई है, जिसमें आपकी तैयारी तो बेहतर है, लेकिन आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में सबको भेजें, ये जिससे एग्ज़ाम टाइम एकेडमी अपने उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए प्रश्नों को लेकर के आए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो नया प्रश्न ये है कि एक कल्याणकारी राय नहीं है, ये राज्य है। ये क्या है? ये राज्य।
ठीक। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया। कब किया गया है इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां पे जो है अब ऑप्शन जो दिया है, क्या दिया है, बालफोरा की घोषणा, बालफोरा की घोषणा हुई, और कि ऑप्शन बी दे रहा है वेब्रिज प्रतिवेदन में, न्यू डील नीति में, भारतीय संविधान में समाविष्ट राज्य की। दोस्तों यहां पे आप कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सबसे पहले पूछा ये है, तो जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह तो वेब्रिज प्रतिवेदन से ही किया गया है। वेब्रिज प्रतिवेदन में जो वेब्रिज प्रतिवेदन थे लॉर्ड वेब्रिज के 1943 में, कब किया गया था ये, 1943 में रिपोर्ट आई। क्या आई दोस्तों, ये 1943 में रिपोर्ट जब आई तो लॉर्ड वेब्रिज साहब ने क्या किया था, ये एक यहां पे इन्होंने लॉर्ड वेब्रिज साहब ने क्या किया, तो 1943 में अपनी रिपोर्ट दी है, और इसमें इन्होंने 5 बुराइयों को गिनाया है। ये कई बार पूछा गया ये कि राज्य की कल्याणकारी अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया है, किस प्रतिवेदन में दिया गया था, यानी किस रिपोर्ट में दिया गया। प्रतिवेदन का मतलब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ये वेब्रिज रिपोर्ट। तो वेब्रिज रिपोर्ट, वेब्रिज साहब ने, विलियम वेब्रिज, इनका नाम क्या था पूरा, ये विलियम वेब्रिज, और 1943 में इन्होंने 5 बुराइयों को बताया है। कई बार तो ये पूछ लिया संख्या कितनी बुराई को बताया गया, ये 5 बुराइयों को बताया गया। 5 बुराइयां क्या है, ये जो देश को क्या करती हैं, पीछे किसी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, बढ़ाने से क्या होती है, रुकती है ये। और 5 बुराइयां क्या है ये दोस्तों हम देखेंगे। और यह बुराई पहली क्या है, पहली तो आप जानते हैं बेरोजगारी है। क्या दोस्तों है ये, बेरोजगारी, प्रिय मित्रों बहनों। और ये क्या है, ये पहली बीमारी उन्होंने क्या बताया, बेरोजगारी। दूसरी क्या बताया इन्होंने, ये बीमारी। दूसरी इन्होंने क्या बताया, ये बुराई इसकी, ये बीमारी। तो पहली इन्होंने क्या बताया, ये बेरोजगारी। दूसरा क्या बताया इन्होंने, ये बीमारी। दूसरी क्या बताई है दोस्तों, ये भूखमरी है। क्या है ये, भूखमरी है। भूखमरी है ये, क्या दोस्तों है ये, भूखमरी। और भूखमरी के अलावा क्या है, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, अज्ञानता है ये। आश्रय अभाव, आश्रयाभाव, प्रिय दोस्तों बहनों। और ये क्या है, ये आपके लिए क्या है, यहीं से प्रश्न बनेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रश्न लग रहा है कि बहुत टफ नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सामने कभी नहीं गुजरा है, तो ये लग रहा है हमें क्या है, बहुत टफ है। ये प्रश्न टफ नहीं है, लेकिन ये जो राज्य की, ये यहाँ पे देख रहे हैं, राज्य की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किसने किया था, तो लॉर्ड वेब्रिज रिपोर्ट में क्या किया गया, विलियम वेब्रिज ने 1943 में अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। लेकिन उन्होंने 5 बुराइयों को गिना था दोस्तों। वो 5 बुराइयां देख लीजिए, आप इसकी शॉट ले लीजिए इसको। ये बुराई क्या है, ये 5 है। कौन कौन सी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, भूखमरी है, अज्ञानता है, आश्रयाभाव है ये। अब यहाँ पे हमें दोस्तों एक चीज और देखना है कि बालफोरा घोषणा कब हुई, क्या है ये, न्यू डील। न्यू डील क्या है, न्यू डील पॉलिसी क्या है, तो न्यू डील पॉलिसी कौन लाया। अच्छा एक क्वेश्चन ये बन जाए दोस्तों या बहनों यहाँ पे कि अगर ये प्रश्न बने कि न्यू डील किस देश के राष्ट्रपति ने प्रस्तुत किया था, तो न्यू डील जो ये पॉलिसी है, यह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1930 के दशक में, किस दशक में पूछा, तो ये भी हो सकता है किसने किया, किस देश से किया, क्या है ये, इस हम से चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे ये। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखें न्यू डील पॉलिसी, न्यू डील पॉलिसी, न्यू डील पॉलिसी। दोस्तों न्यू डील पॉलिसी जो है कब आई थी ये, तो 1930 के दशक में,
1930 के दशक में, 1930 के दशक में। ठीक है, तो पहला तो हमारा न्यू डील पॉलिसी कब आई थी, किस दशक में आई थी? 1930 के दशक में। और यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे एक दूसरी चीज़, यह जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों? अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, रूजवेल्ट ने लाया था। लेकिन न्यू डील पॉलिसी का उद्देश्य क्या दोस्तों था? ये देखिए, ऐसा नहीं कि एक चीजें हैं ये, न्यू डील पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है ये? उद्देश्य दोस्तों ये क्या है? बेरोजगारी को कम करना। पहला पॉइंट यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, बेरोजगारी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना। क्या है दोस्तों? पहली पॉलिसी क्या थी इसमें लाई थी न्यू डील में, कि बेरोजगारी को कम किया जाए। नई व्यापार नीति जो लाई गई थी अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1930 के दशक में, तो उन्होंने पहला उद्देश्य लाया था। ये क्या उनका उद्देश्य था? कि बेरोजगारी को कम किया जाए। दोस्तों और क्या है ये? अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। अर्थव्यवस्था को, दूसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, स्थिर करना। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, मतलब जो नागरिक है उनको सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और यह क्या है? ये एक तरह से यह सरकारी कार्यक्रमों और सुधारों की एक श्रृंखला थी। यह क्या था दोस्तों? ये क्या था आप समझ लीजिए। यह सरकारी कार्यक्रमों यानी कि क्या है? ये है सरकारी कार्यक्रमों और सुधारों की एक एवं सुधारों की श्रृंखला है। दोस्तों अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि न्यू व्यापार नीति या न्यू व्यापार पॉलिसी कब लाई गई थी, तो 1930 के दशक में। कौन लाए थे? अमेरिकी के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? रूजवेल्ट। उद्देश्य क्या था इसका? बेरोजगारी को कम करना, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और यह न्यू व्यापारिक डील जो है ये क्या था? एक तरह से अमेरिका में सरकारी कार्यक्रमों की एक सुरक्षा की क्या थी? एक श्रृंखला थी। ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको आपकी तैयारी को बेहतर, एक तरह से आप रिवीजन एक बार आंखों से गुजरेगा ना तो आपको अच्छा ये क्वेश्चन बढ़त हासिल करेंगे। ये आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे राज्य नीति निदेशक तत्वों में सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य क्या है। दोस्तों बड़े चीज की बात है, राज्य क्या है? एक जीव है। आप सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि हमें नहीं प्रश्न आता है, लेकिन हम थोड़ी सी चीजें अगर समझ लिए तो हमें आसान होगा करना, प्रश्न को समझना आसान हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये बताइए, राज्य क्या कोई जीव है? कोई एक वर्ग, एक समूह है? क्या कोई एक मैकेनिज्म है, यानी कि यंत्र है, कोई संस्था है, या सुरक्षा की कंपनी है? राज्य सुरक्षा कंपनी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा? ये एक यंत्र है। यंत्र का मतलब एक संस्था है। राज्य क्या है? एक संस्था है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आपके चीजें मिली नहीं, ये कह रहा कि सकारात्मक सुधार है ना,
दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे कि राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है। तो सकारात्मक उदारवाद से संबंधित का मतलब मित्रों संपत्ति की सुरक्षा। सकारात्मक उदारवाद क्या है ये? तो संपत्ति की सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा, राज्य और उसके व्यक्ति की सुरक्षा, समाज कल्याण की अभिवृद्धि। तो सकारात्मक उदारवाद क्या बात लेकर के आया था ये? और यह विचार आया था कि समाज कल्याण की अभिवृद्धि है, मतलब अधिक से अधिक लोगों की क्या किया जाए, ये समाज की कल्याण की बात कही गई थी ये। तो यह विचार क्या होगा? ये कल्याण का विचार। और यहाँ पे देखिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये अगला प्रश्न, हाँ अब देखिए यहाँ पे आया ये दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। और ये प्रश्न हम लोग जनरली पढ़े भी हैं, आपका हम आंसर भी चाहेंगे। तो निम्नलिखित में से किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया था? दोस्तों यह इसके प्रश्न को यह पूछने का यह तात्पर्य है कि कौन सा जो विचार है गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया, मतलब गांधी जी किसके विचार से प्रभावित हुए। और दोस्तों इन्हीं का विचार जो है गांधी जी को क्रांति करने के लिए, क्रांति का मतलब आंदोलन लाने के लिए भारत में एक, और लोगों के असहाय बीमार अन्य लोगों के विचारों से मतलब लोगों की सुरक्षा करना, उनको उपचार करना, उन्हें आश्रय देना, और इसके लिए उन्होंने तमाम तरह के फर्म का निर्माण किया था। जो फर्म था मतलब जैसे साबरमती आश्रम दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई है, फिनिक्स फार्म की स्थापना हुई, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना हुई। तो प्रिय मित्रों इस तरह से गांधी जी का जो विचार है वो सर्वाधिक किससे प्रभावित थे, किसके विचारों से ज़्यादा प्रभावित हुए। और यहाँ पे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से विचारों में महात्मा गांधी का सर्वाधिक विचार और दिया है कार्ल मार्क्स के, हीगल के, काउंट लियो टॉलस्टॉय, हेराल्ड जे लास्की। तो प्रिय मित्रों ये टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना अफ्रीका में किए थे गांधी जी, बताइए आप। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किए थे, फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे कि नहीं किए थे। और इसके अलावा यहाँ पे जब आए तो साबरमती आश्रम 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई है। तो गांधी जी इनके विचारों से प्रभावित होकर के वहाँ असहाय निराश्रयी लोगों को, जो जिनके पास कोई सहारा नहीं होता था, उनके उपचार का, दवा का, खाने पीने का, रहने की सुविधा उपलब्ध करवाते थे। तो यह जो विचार है किसका है? गांधी जी के विचार, मतलब गांधी जी काउंट लियो टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित हुए। दोस्तों गांधी जी इनके नाम से अफ्रीका में कहाँ पे ये? तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग अलग से जानकारी लेते हैं। ये महात्मा गांधी दोस्तों गांधी जी अफ्रीका कब गए? ये अफ्रीका अफ्रीका आगमन हुआ ये कब? 1893 में। अफ्रीका से भारत आगमन 1915 में। और उसके बाद अफ्रीका में टॉलस्टॉय फर्म, फिनिक्स फर्म की स्थापना। और भारत में
भारत में 1916 में दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना तो यहाँ पे हमने देखा कि ये, इसके अलावा गांधी जी का जो है, गांधी जी ने भारत में जो आंदोलन चलाया, ये आंदोलन इनके थे, चंपारण आंदोलन 1917 में, और अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में। दोस्तों गुजरात में ही खेड़ा आंदोलन 1918 में ये है। गांधी जी की रचनाएं एक बार हमने लिखवाया भी कल था। हिंद स्वराज को कई बार पूछा है, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की रचनाएं हैं, ये जो फेमस हैं। हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, इंडियन ओपिनियन। प्रिय दोस्तों, इसको आप क्या करिए, ये जो रचनाएं हैं गांधी जी की, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं यहां से, ये ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ये आपका एक प्रश्न है, कई प्रश्नों को सहायता करेंगे, और भी सारी जानकारियां हैं, लेकिन देखेंगे हम लोग। तो यहां पे आपने देखा आंसर क्या हो गया, ये टॉलस्टॉय, गांधी जी के बारे में चीजें दिखाइए, और कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स, और ये हेगल है, हेराल्ड है ना। तो हेराल्ड लास्की की जो रचना इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसको छोड़ते हम लोग। यहाँ पे ये कार्ल मार्क्स की द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स का है, ये द्वंदात्मक भौतिकवाद का विचार किसने दिया है, द्वंदात्मक भौतिकवाद का कार्ल मार्क्स ने दिया है ये। और वैज्ञानिक समाजवाद, और इसके अलावा इन्होंने वर्ग संघर्ष का विचार, वर्ग संघर्ष का विचार दिया था, है ना। तो इस तरह से इनके भी, और द्वंदात्मक पद्धति जो किसने लिया था, द्वंदात्मक पद्धति जो है, ये हीगल से इन्होंने लिया था। किससे लिए थे ये, हीगल से, द्वंदात्मक पद्धति। दोस्तों ये आपके लिए कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ये। और आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाँ प्रिय मित्रों, अब आगे आ गया हमारा, ये दिया है हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि हॉब्स के अनुसार जो है सामाजिक समझौता, तो हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है एक, क्योंकि सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाबलाक रूसो, 3 लोग आते हैं सामाजिक समझौता में। कौन, हाबलाक रूसो। तो दोस्तों यहाँ पे हॉब्स ने क्या बताया सामाजिक समझौता, कि एक ऐतिहासिक सत्य है।
क्या सामाजिक समझौता एक ऐतिहासिक सत्य है? क्या एक दार्शनिक सत्य ही नहीं और एक वैधानिक मतलब लीगल कल्पना है, या एक विवेकशील अनुबंध है? तो दोस्तों, सामाजिक समझौता एग्रीमेंट क्या होता है? यह विवेकशील समझौता नहीं है। हॉब्स के अनुसार हॉब्स तो यही कहता है ना कि जो सामाजिक समझौता है ये हमारे सूझबूझ, हमारे विवेक पे डिपेंड करता है कि हम क्या दूसरे के साथ समझौता करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ये यहाँ पे एक विवेकशील अनुबंध, एक विवेकशील समझौता है ना, सूझबूझ वाला समझौता, सोच समझ करके समझौता। प्रिय दोस्तों, एग्जाम टाइम एकेडमी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, यह यूपी टीजीटी पीजीटी के अलावा बीपीएससी टीआरई 4 के विद्यार्थियों के लिए जीआईसी, एलटी और एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस के एग्जामों में टीजीटी पीजीटी में क्या होगी? सहायक होगी। आप तैयारी आपकी बेहतर है, लेकिन यह क्या एक तरह से आपकी तैयारी को और तीव्र बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए एग्ज़ाम टाइम नए सेशन के साथ आई है। ये अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ है। मैं बताऊंगा आपको, जॉन लॉक साहब इतने अच्छे विचारक थे राजनीतिक कि इन्होंने कंफर्म कर दिया था राजनीतिक दर्शन में क्या चीज़ें हैं। उन्होंने व्यक्ति जो है, पहले आप समझिए, व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार का मतलब स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों, इन्होंने नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है। तो एक प्राकृतिक अधिकार होगा, तो प्रकृति की अवस्था तो भी होगी ये, वो किस अवस्था में उसको अधिकार दिए जा रहे हैं ये, और उसके लिए कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके साथ कुछ तो समझौता किया जाएगा, कुछ अनुबंध किए जाएंगे, और उसके बाद एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। देखिए, इन्होंने लॉक साहब ने, पहले मैं प्रश्नों को पढ़ने से पहले मैं इनकी विचारों को बता दूं कि इतना अच्छा इन्होंने बताया ये है कि राजनीतिक दर्शन में कि पहले प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए। प्राकृतिक अधिकार, अगर प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, ये अगर प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार मिल रहा है तो कुछ उसकी अवस्थाएं होंगी ना। ये तो वो कौन सी अवस्था कहलाएंगी? ये प्राकृतिक अवस्थाएं। कैसी अवस्थाएं? ये प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था होगी ये। उसके बाद आपसे एक अनुबंध किया जाएगा, एक एग्रीमेंट किया जाएगा, आपसे एक समझौता किया जाएगा, समझौता किया जाएगा। और समझौते को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुबंध। क्या दोस्तों बोलते हैं? अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट। प्रिय मित्रों, आप इसको समझ सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। कैसा? सभ्य समाज का निर्माण होगा, सभ्य समाज का निर्माण होगा। क्या होगा प्रिय मित्रों? ये सभ्य समाज का निर्माण, यानी कि सिविल सोसाइटी या सिविल समाज का निर्माण होगा। प्रिय मित्रों, आपको आंसर आप इसी के अनुसार जो लॉक साहब ने अपने विचारों में कहा था वो मैं वही बताया हूं। अब ये ऑप्शन कैसे दे रहे, ये देखिए। कह रहा कि प्राकृतिक अवस्था, आप बताइए, पहले आप अवस्था आ जाती है, ये अवस्था हमारी, तो ये युवा अवस्था, तो पहले तो हमें कुछ अधिकार होने चाहिए। तब आप देख लीजिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं ये तो गलत है, ये तो गलत है, क्योंकि नैसर्गिक अधिकार है, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था है, तो पहले समाज होगा कि पहले हम आपसे एग्रीमेंट कराएंगे? आप बताइए। देखिए, जो हमने वहाँ पर क्रम लिखा है वही है ये। तो ये क्या है? ये गलत है, ये भी गलत है। अनुबंध है, पहले समझौता होगा, नहीं, गलत। ये प्रिय मित्रों, आंसर क्या होगा? ये डी होगा। आंसर क्या होगा? ये डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए, फिर हम लोग उन्हीं प्रश्नों को विचारक मतलब निम्न में से किन विचारकों ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो वही है। अब ये तो प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। ये अब देखिए, एक बहुत अच्छा, ये
निम्नलिखित में से आप बताइए, इसको प्रश्न को बताइए, तब मैं बता रहा हूं इसमें। ये बताइए इसको। यह जो है कि निम्न में से किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है? और वो भारतीय राजनीति को 3 भाषा शैली या 3 मुहावरा, और वो 3 भाषा शैली कौन सी? आधुनिक भाषा, परंपरावादी भाषा, संतवादी भाषा। संत का समाज होना चाहिए। अरे मॉरिस जॉन्स साहब होते तो वो भारतीय राजनीति को उन्होंने कहा कि संतों का समाज होना चाहिए, कोई लोभ नहीं है समाज में, ना कोई किसी की आर्थिक लालच है, पैसे की, संपत्ति की, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि संत समाज होना चाहिए। तो भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात किसने कही थी? ये मॉरिस जोन्स ने। किसने दोस्तों की थी? ये मॉरिस जोन्स ने। तो यहाँ पे जो आंसर है मॉरिस जोन्स से, माइनर बीनट, रजनी कोठारी, ये। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ये मॉरिस जोन्स। 3 भाषा शैली और 3 मुहावरा, 3 मुहावरा, 3 मुहावरा, 3 मुहावरा, 3 मुहावरा किसने कहा था? ये 3 मुहावरा। ये और 3 भाषा शैली किसे? वही दोस्तों कौन सा? एक संतवादी भाषा, संतों की भाषा, सदुक्कड़ी भाषा, संतवादी भाषा, आधुनिक भाषा, आधुनिक भाषा, एक परंपरा के अनुसार जो चलती आ रही है, परंपरावादी। मित्रों या दोस्तों ये चीजें हैं, ये इन्होंने कहा था। कई बार प्रश्न पूछा है कि भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली या 3 मुहावरा किसने कहा था भारतीय राजनीति को? तो वो मॉरिस जॉन्स साहब ने कहा था। और इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी की एक बहुत फेमस रचना है, और इसमें इन्होंने बताया है कि भारत में जाति का राजनीतिकरण नहीं, राजनीति का जातिकरण नहीं, बल्कि जातियों का राजनीतिकरण कर दिया गया। ये रजनी कोठारी का है ना। तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मॉरिस जोन्स साहब। इसको स्क्रीनशॉट ले लें मित्रों, इसको ये स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम लोग देखेंगे। ये अब देखिए यहाँ पे दिया है ये कि निम्नलिखित शब्दों में से किसकी आलोचना की गई है कि यह पहले विचार बहुत अच्छा, कई बार पूछा गया है। यह विचार कई बार पूछा गया है, ये है ना। यह विचार क्या है? कई बार पूछा गया है। तो यह विचार अगर कई बार पूछा गया तो हम लोग बात भी करेंगे। तो कह रहा कि निम्नलिखित में शब्दों में से किसकी आलोचना की गई है? यह निरंकुशता के सभी रूपों का भयंकर मित्र है। उन्होंने कहा कि निरंकुशता सभी रूपों का भयंकर मित्र है, और वह जैकोबिन और सीजर के अधिनायकवाद का जनक था, तथा कांट एवं हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक भी माना जाता है। देखिए मैं बता दूं, कई बार प्रश्न यहां से बना है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अंडरलाइन करके अपने कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। ये क्या है? ये कांट एवं हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक किसे माना गया है? तो वो अलग है। फिर उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक के प्रश्नों को पूछा ये वाला, यह निरंकुशता के सभी रूपों का भयंकर मित्र है। और ये तो 3-4 प्रश्न इसमें है ये कि जैकोबिन और सीजर के अधिनायकवाद का जनक किसे माना गया? तो देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया प्लेटो, हॉब्स, मैकियावेली और रूसो। तो प्रिय मित्रों इसको ये कहावत, ये स्टेटमेंट है इनका है रूसो साहब का। यह आप इसको नोट डाउन करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ से जो प्रश्न ये वाला कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये रूसो होगा। रूसो के विचार जो है बहुत पूछे जाते हैं। ये एक तो रूसो का एक जनरल बिल, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, या सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने दिया था।
या रूसो ने कौन सा विचार दिया इच्छा में, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत। और उसके बाद निरंकुशतावाद में इन्होंने यह बताया। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी क्या है, बहुत फेमस रचना है ये है। हम बात करेंगे मैकियावेली की ये, और मैकियावेली की एक रचना है, यह इटली का निवासी है दोस्तों। ये जो है मैकियावेली साहब, तो मैकियावेली कहाँ के निवासी हैं, ये इटली के। कहाँ के हैं ये, इटली के। यह इटली के निवासी हैं और इनकी जो रचना है द प्रिंस, कई बार मित्रों पूछा गया है। द प्रिंस का जो है प्रकाशन 1513 में होता है और आधुनिक संदर्भ में कई बार पूछा गया है। ये इसके तो स्टेटमेंट मैकियावेली के कई बार पूछे गए हैं, जो आधुनिक समय में बहुत एकदम सार्थक सिद्ध हो रहा है। ये द प्रिंस, इसकी जो रचना है मैकियावेली की दोस्तों, ये जो मैकियावेली की जो रचना है ये इसमें इसके विचारों को बताया गया है। और मैकियावेली की जो प्रिंस रचना है इसमें शासन काल के बारे में, मतलब शासन कला। तो द प्रिंस किसकी रचना है, मैकियावेली की 1513 में। शासन कला क्या है, ये शासन कला के बारे में बताया गया है कि शासन को कैसे चलाया जाए, इसके शासन कला के बारे में बताया गया है ये। इसके अलावा इसकी और भी रचनाएं हैं। द डिस्कोर्सेस, इसमें द डिस्कोर्सेस रचना है, ये लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के बारे में, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के बारे में बताएगा दोस्तों ये। और इनके अलावा द आर्ट ऑफ वार, ये बहुत फेमस रचना है। द आर्ट ऑफ वार, यह जो है नागरिक सेना के बारे में बताया गया है। नागरिक सेना मतलब देश की सेना होगी, भाड़े की सेना नहीं रखी जाएगी, इसकी बात बताया है ये कौन, मैकियावेली। और इसके अलावा एक इसकी रचना है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। प्रिय मित्रों बहनों, इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। यह रचना कई बार पूछी गई है कि इटली का निवासी है। द प्रिंस किसकी रचना, मैकियावेली की, कब प्रकाशित की, 1513 में। किसके बारे में बताया गया, शासन कला के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा प्रिय मित्रों द डिस्कोर्सेस में लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। द आर्ट ऑफ वार, नागरिक सेना मतलब भाड़े की सेना, वैतनिक सेना को सेवा का अवसर नहीं प्रदान किया गया है। और द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इसके अलावा मैकियावेली का एक बहुत अच्छा है कि कई बार प्रश्न उसके पूछे गए हैं कि आधुनिक संदर्भ में राज्य की परिभाषा किसने दिया है, वो किसने दिया दोस्तों, मैकियावेली ने दिया है। और यह एक बार कई इनकी स्टेटमेंट एक और हैं कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति को नहीं भूल सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को नहीं भूल सकता है। मतलब व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति को नहीं दोस्तों भूल सकता है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि राजा को शेर की तरह साहसी। कई बार इनका 3 स्टेटमेंट दोस्तों ये पूछा गया है। ये पहला, आधुनिक संदर्भ में राज्य की परिभाषा किसने दिया है, मैकियावेली ने दिया है। दूसरा स्टेटमेंट इनका आया है कि व्यक्ति पिता की संपत्ति को भूल सकता है, पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति को नहीं भूल सकता है। और तीसरा जो है, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। यह बात इन्होंने कही थी, कौन, मैकियावेली ने। ये दोस्तों अब प्लेटो के बारे में हमने कल ही बताया था, हॉब्स के बारे में भी बताया था। ये आगे हम लोग चलेंगे। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप अभिप्राय है। गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, आप देखेंगे, आप भी प्रयास करिए।
नहीं होगा तो आगे देखा जाएगा, बताया जाएगा यह। इसीलिए तो यहाँ पे राष्ट्रीयकरण, श्रमिक प्रबंधन, संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपयोग, राज्य प्रबंधन, दोस्तों बताएंगे ये, है ना। तो यहाँ पे पढ़िए ट्रस्टीशिप, गांधी जी का ट्रस्टीशिप, राम राज्य की जो अवधारणा है ये, गांधी जी आज की तरह राम राज्य नहीं बताए थे ये, वो राम राज्य गांधी जी का अलग था ये, और आज का राम राज्य दोस्तों क्या है, ये अलग है। आज का राम राज्य क्या है, अलग है, और गांधी जी का राम राज्य अलग था। तो गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से क्या अभिप्राय था, क्या उनका मानना था कि यही ट्रस्टीशिप होगा ये, है ना। तो दिया है वो आप बता सकते हैं, ये संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व होना चाहिए, संपत्ति का जो मालिक है वो व्यक्ति स्वयं होना चाहिए, और इसका उपयोग, इसका सामाजिक उपयोग, मतलब व्यक्ति अगर स्वयं मालिक होगा तो वह समाज की सेवा के लिए, उसके उपयोग के लिए, उसके कल्याणकारी कार्य के लिए वो अपना संपत्ति क्या कर सकता है, उपयोग में कर सकता है। यह गांधी जी का राम राज्य है। तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रिय मित्रों आप देखिए कितना अच्छा ये है, इसको करें आप प्रश्न को, और ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए एग्जाम टाइम एकेडमी के सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्र नात बात रिश्तेदारों को जब भी कहीं बारात में जाएं, कहीं भी सगे संबंधियों के पास जाएं, तो एक बार ज़रूर चर्चा करें कि एग्ज़ाम टाइम नए सेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ टेस्ट सीरीज लेके आई है। ये देखिए प्रश्न क्या है ये दोस्तों, यहाँ पे दिया सर्वोदय, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्याग्रह एवं नॉन वायलेंस। अभी बताइए, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा की बात किसने की है, आप बताइए, हमें बताना, हम तो बताएंगे ही, आप बताइए। चलिए ठीक है, आप नहीं बता रहे हैं तो सर्वोदय भी इनकी रचना है। सर्वोदय किसकी रचना है, ये दोस्तों गांधी जी की है। सर्वोदय भी रचना इनकी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अभी हमने बताया। सत्य और अहिंसा ये भी है। तो 1 3 4 कहीं पे दिख रहा है ये दोस्तों, यहाँ पे ये अलग ऑप्शन बनाया गया है, ये है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 3 4, ये ऑप्शन 1 होना चाहिए, सर्वोदय। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ये 3 बी आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 1 3 4। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये जीन बोदा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना उधार ली है। बोदा ने, बताइए, जीन बोदा ने अपने विचार कहाँ से लिए है ये। तो कह रहे हैं कि जीन बोदा का जो विचार है सार्वभौमिकता का उधार लिया है, ये किसी लिए, मैकियावेली से लिया है, फ्रांस के धार्मिक युगों से लिया है, हॉब्स से लिया है, ऑस्टिन से लिया है। प्रिय मित्रों यहाँ पे बहनों, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जो विचार है कहाँ से लिया है, ये इन्होंने ये फ्रांस के धार्मिक युग से, ये मतलब जो फ्रांस में धर्मगुरुओं से धार्मिक संप्रदाय था उस समय, वहाँ से बोदा ने सार्वभौमिकता की संकल्पना को वो लिया था। ये कहाँ से लिया था, ये तो फ्रांस से। फ्रांस में कहाँ से, उनके धार्मिक। और हमने यहाँ पे हॉब्स में बताया था, ये ऑस्टिन के बारे में भी बताया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैकियावेली के बारे में अभी भी चर्चा की है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आगे देखिए, संप्रभुता के प्रथम प्रतिपादक कौन है, सॉवर्जिनिटी,
6 बुक्स ऑन रिपब्लिक, 6 बुक ऑफ ऑन रिपब्लिक। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संप्रभुता के प्रतिपादक, है ना, तो संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है ये, तो बताएं आप, आंसर यहां से करिए। तो यहां पे दिया है ये कि संप्रभुता के प्रथम प्रतिपादक, है ना, तो दोस्तों बताएंगे आंसर इसका ये। हाँ बताइए। ठीक है, ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये संप्रभुता के प्रथम प्रतिपादक। तो संप्रभुता के दिया हेराल्ड जेलास्की और जीन बोदा, मैकाइबर, वान गियर की। तो यहाँ पे जो आंसर इसका ये है, क्या होगा ये, जीन बोदा। बोदा साहब ने संप्रभुता का प्रथम प्रतिपादक माना जाता है इनको। ये इन्होंने, इनकी बुक है एक 6 बुक्स ऑन 6 बुक कंसर्निंग 6 बुक ऑफ कंसर्निंग ऑन रिपब्लिक और इस चीज़ को इन्होंने 1756 में यह बात बताई थी। और तो यहाँ से इन्होंने संप्रभुता का विचार जो किसने दिया था, ये बोदा ने। ठीक है, तो यहाँ पे तो बुक की ये जो संप्रभुता, और संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि वह राज्य या वह व्यक्ति जिसमें देश या व्यक्ति के हित में आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति क्या हो, निहित हुई। तो आंसर किसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा जीन बोदा। अगला देखेंगे हम लोग, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए, है ना। तो कह रहा कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। यह कहा था किसने, रूसो ने, टी.एच. ग्रीन ने और जे.एस. मिल। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट ये है, टी.एच. ग्रीन। तो ये देखिए, ये ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये है जे.एस. मिल। हम लोग डी वाला कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अधिकार मनुष्यों के बाह्य एवं, क्या कह रहा है कि अधिकार मनुष्यों के आंतरिक विकास के लिए एवं बाह्य परिस्थितियों को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये रूसो हो जाएगा। ये आंसर इसका क्या होगा, ये रूसो। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये तो कह रहा कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। यह विचार किसका है, ये कथन किसका है, लॉर्ड ब्राइस का, ऑस्टिन का, लॉर्ड एक्टन का, लास्की का। प्रिय मित्रों, यहाँ पे आप आंसर करेंगे तो यह जो विचार है यह किसका है, ये बताएं। ये तो यहाँ पे होगा लॉर्ड एक्टन। क्या होंगे ये, लॉर्ड एक्टन मतलब समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही क्या है, ये व्यर्थ है। ये है ना। तो यह विचार किसने दिया है दोस्तों, लॉर्ड एक्टन ने दिया है। किसने दिया है, ये लॉर्ड एक्टन ने दिया है। और यहाँ पे लास्की भी बात की थी हमने इनके बारे में भी। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा कि अ थियरी ऑफ जस्टिस, जिसमें शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात। और अ थियरी ऑफ जस्टिस बहुत फेमस रचना है। ये जो रचना है ना,
इतनी फेमस है कि जितना राल्स साहब फेमस हैं ये, ठीक है, जितने राल्स साहब फेमस है ये हैं, उतनी इनकी क्या है, ये रचना है फेमस ही है। तो यहाँ पे अ थियरी ऑफ जस्टिस, तो थियरी ऑफ जस्टिस दिख रहा है कि यहाँ पे अब दिया डेविड मिलर है, सी के एलन है, सी बी मैफरसन है, जॉन राल्स है। आंसर क्या होगा दोस्तों, ये जॉन राल्स ने यह विचार दिया था, है ना। तो जॉन राल्स ने यह विचार जब दिए तो इन्होंने अपने विचारों में इनकी रचनाएं आई है, और इन्होंने एक नई चीज दिया जो ये रचना से पूछा गया है कि शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का विचार किसने दिया है। भेदमूलक समाज का निर्माण किसने, इसी से लिया गया है ये। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये कह रहा कि सी बी मैफरसन का एक विचार ये पूछा गया है। मतलब ये जो सी बी मैफरसन साहब हैं, इन्होंने एक विचार लाया था स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के जनक कौन है ये। तो स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के जनक कौन है, ये सी बी मैफरसन साहब हैं, इनका ये सी बी मैफरसन। आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिए, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए नहीं है, गैर व्यक्तिवादी निगमित बृहत्कार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ाने का साधन बन गई है। और यह विचार किसने दिया है। तो यह जो विचार है 20वीं शताब्दी में, दोस्तों 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता, तो 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है यह विचार ये कई बार पूछा गया है, ये कि 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए नहीं है, गैर व्यक्तिवादी, जो गैर व्यक्ति हैं, निगमित हैं, बृहत्कार हैं, मुक्त हैं, और उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। तो एक तरह से विकासवादी बात कही इन्होंने, और यह बात किसने कहा थे, एफ ए हेयक। मैफरसन के बाद हमने बताया था कि स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के जनक किसे माना जा गया है, मैफरसन को, सी बी मैफरसन को। जॉन राल्स के बारे में हमने बताया कि थियरी ऑफ जस्टिस की रचना किसने किया है, जॉन राल्स ने किया। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात किसने की है, जॉन राल्स ने। महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों बताया। तो हम आगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, और इस मान्यता का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों यही नहीं पूछता, ये है, यह जो विचार है कि राज्य जो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, पदार्पण है, राज्य जो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, पदार्पण है और आगमन है। और यहाँ पे जो नए रूप में पूछ लिया कि राज्य जो पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, कि मतलब राज्य जो है ऊपर से, यह प्राकृतिक सिद्धांत की बात है। ये प्राकृतिक सिद्धांत बताया गया ना कि राज्य जो है एक प्राकृतिक संपत्ति है। दैवी सिद्धांत में बताया गया कि प्राकृतिक सिद्धांत है, और जो राजा है जो ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत है, और ये क्या है। तो इस तरह से ये जो हीगल का जो विचार है कई बार, तो हीगल ने क्या है, इसके अलावा आप ये जो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है। दोस्तों कभी कभी शब्दों को थोड़ा सा बदल देते हैं, विचार वही रहते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है प्रश्न ये। तो यहाँ पे लिखिएगा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, या इस पे क्या करता है, वही फिर बोलेगा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है। क्या है ये, पदार्पण है ये।
तो प्रिय मित्रों, ये कई शब्दों के बारे में पूछा जाता है और हीगल को कहा जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जनक। द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, वाद संवाद वाली, वही द्वंद्व हो, मतलब जहाँ पे तर्क वितर्क निकाले जाएं, ये जनक कौन है? हीगल साहब है ये। मुसोलिनी, स्पिनोजा व सांके। मुसोलिनी इटली में फांसीवाद की को आगे बढ़ाने में इन्होंने, इनका भी है, हिटलर और मुसोलिनी जैसे दो विचारक थे, इन्होंने लड़ाई भी लड़ा। और आगे हम अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। ये श्रमिक संघवाद से अभिप्राय। श्रमिक संघवाद से अभिप्राय, प्रिय मित्रों, श्रमिक जो यूनियन है से उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका अर्थ पूछा गया है। सामाजिक सिद्धांत के समूह है, सामाजिक संगठन के सिद्धांत से है, एक कार्य योजना है। तो श्रमिक संघवाद एक तरह से एक प्लान भी होता है, एक संगठन भी होता है और सिद्धांत भी होता है, सामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये आंसर क्या होगा? ये सब होगा। ये श्रमिक संघवाद, संघवाद का मतलब यूनियन, जो लेबर यूनियन बनता है, फेडरलिज्म बनता है, वो क्या है? ये सभी विचारधाराएं हैं। ये सभी चीज़ों को माना गया है कि जो श्रमिक संघवाद है वो क्या है? एक सामाजिक सिद्धांत के समूह है दोस्तों। सामाजिक संगठन भी के लिए सिद्धांत की तरह कार्य करता है, ये कार्य योजना भी है। तो इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये पानी वानी पीते रहिए भाई, प्यास लग रही है, गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसी गर्मी में पढ़ना भी है, जीतना भी है और सब कुछ देखना है और एक चीज़ और भी करना है। अब पूछिए क्या? तो हम बताएं, एग्ज़ाम टाइम एकेडमी को के सेशन को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने रिलेशन के लोगों को, भाई बहन के, पड़ोसियों को, सबको शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा जो है हम उत्साहवर्धन हमारे लिए हो और नए प्रश्न के साथ आइए हम लोग देखते हैं। ये तो कह रहा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार ये क्या है? कार्ल मार्क्स ने क्या बताया? हमने कहा कि वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष, वर्गहीन समाज की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। और यह जो विचार देते हैं यह पूंजीवाद के खिलाफ खूब होते हैं। ये कहते हैं कि जो पूंजीवादी विचारधाराएं जहाँ पे देश हैं, ये वहाँ पे दो समूह पाया जाता है, एक शोषित होता है, एक क्या होता है? शोषक होता है। तो ये दोनों को बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है, क्रांति होती है, उसको बदलने की बात की जाती है। और ये बात किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा। तो कार्ल मार्क्स का विचार क्या दोस्तों था? ये राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। यंत्र देखिए, यंत्र पूछा भी है ना? तो जो संस्थाओं को उन्होंने क्या नाम बताया है? एक साधन या यंत्र बताया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा। अब देखिए यहाँ पे अभी आपने पूछा ना कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, यह अभी बात आपने देखा है। किसने कहा था? हीगल महोदय। किसने कहा था? ये हीगल ने कहा था। राज्य एक समझौते की उपज है, ये भी विचार है। राज्य स्वाभाविक विकास का परिणाम है, तो ये भी किसी किसी का क्या है? ये विचार है। ये तो इनको आप दो प्रश्न आपके लिए, दो ऑप्शन यहाँ पे हम छोड़ते हैं, कल हम इसको बताएंगे भी। और क्या करें? इसको आप आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या करेंगे आप? कमेंट करेंगे। कमेंट करें दोस्तों। कुछ चीज़ें आप भी अपनी तैयारी को रखेंगे, ये कि राज्य समझौते की उपज है और राज्य एक स्वाभाविक विकास का परिणाम है। ये विचार किसने कहा था? ये अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। समान लोगों के लिए समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ क्या है? प्रिय मित्रों, यहाँ पे बहनों हम लोग देखेंगे कि यही प्रश्न आपके बिहार बीपीएससी टीआरई 4 में भी आएगा, यही जीआईसी एलटी और ईएमआरएस एनबीएस। तो इस तरह से एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके बेहतर जीवन के लिए, बेहतर सफलता के लिए एक नए टेस्ट सीरीज के रूप में एक आई है, जिसमें 50 क्वेश्चन की श्रृंखलाओं को सम्मिलित किया गया है।
तो आप इसको आंसर करें। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिलेंगे और यहाँ पे मिल रहे हैं, कम से कम एक बार आपकी नज़रों के सामने ये तो गुजरे। लेकिन ऐसे नहीं भाई, आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक लोगों को। तो देखिए कह रहा कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ क्या होता है। कह रहा कि अच्छा बताइए, जो समान है उनके साथ समान, असमान है तो असमान, मतलब दोनों क्या है, अलग। तो क्या होगा, समानता की बात की जाएगी, लेकिन कैसी, समानुपातिक समान। तो यहाँ पे देखिए क्या है, समानुपातिक समानता, विधि के समान, समक्ष समानता, मनुष्य की प्रकृति की समानता, उपलब्धियों की समानता। अच्छा, अभी उपलब्धि की थोड़ी समानता होगी, ये नौकरी वालों की समानता होती है, क्योंकि अगर सभी एक ही होंगे, टीचर होंगे तो एसडीएम वाले एसडीएम पे, टीचर वाले टीचर पे। अब मान लीजिए उसमें विद्यार्थी की समानता नहीं करेगी, वो असमानता हो जाएगी, तो विद्यार्थियों को अलग कर दिया जाए, अध्यापकों को अलग कर दिया जाए, तो एक अनुपात बन जाएगा, एक रेशियो बनेगी नंबर को लेकर के, तो वो क्या है, समानुपातिक समानता। दोस्तों ऐसे आप करिए, आसान प्रश्न ही है, आंसर क्या होगा ये, विधि के समक्ष समानता। ये हमारे संविधान में बात कही गई है, संविधान में जो भारतीय संविधान है, यह समानता का विचार कहाँ से लाया गया, 14 से 18 तक। समानता का विचार कहाँ से, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक का दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये लीजिए एक नया प्रश्न और वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। वो क्या है, उदारवाद व्यक्तिवाद, उदारवाद लोकतंत्र और उदारवाद प्रत्यक्षवाद, उदारवाद लोकतांत्रिक व्यक्तिवाद। पहले दोस्तों ये बताइए हमको, उदारवाद के जनक किसे कहा जाता है, जॉन लॉक को। किसको कहा जाता है, ये जॉन लॉक को। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि सही क्रम क्या है, ये बताइए कि यह जो क्रम का मतलब वो व्यवस्था को पूछ रहा है कि व्यवस्था कैसे क्रमित रूप से हुई है। पहले पूंजीवाद आया, फिर क्या आया, लोकतांत्रिक, फिर व्यक्तिवादी विचारधारा आई है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या ये उदारवाद व्यक्तिवाद है, नहीं, ये भी नहीं है। क्या उदारवाद लोकतंत्र है, ये नहीं, उदारवाद ये नहीं। ये आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद। तो ये विचार जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी। हम इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अभी देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया है, डेमोक्रेटिक थियरी के जो विचारक हैं, डेमोक्रेटिक थियरी का जो प्रश्न किसने दिया है और इसको कौन विचार ने दिया था, इसको बताइए। डेमोक्रेटिक थियरी है ना। तो डेमोक्रेटिक थियरी में देखिए ऑप्शन क्या दिया है, H.A. मेयो, लॉर्ड मेयो, H.A. दिया यहाँ पे, लॉर्ड मेयो, बी ट्रूमैन, जी सार्टोरी, C.V. मैफरसन। तो ये देखिए डेमोक्रेटिक थियरी मतलब लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोकतंत्र सिद्धांत, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है, तो यह विचार किसने दिया है बच्चों, ये है जी सार्टोरी ने। प्रिय मित्रों बहनों, ये इसको किसने दिया है, ये किसकी पुस्तक है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं जी सार्टोरी, है ना। और देखिए यहाँ पे जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जो जनगणना हुई थी, है ना, 1872 में। तो पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगले प्रश्न की तरफ, 1869 के समय में हुई थी ये। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को किस रूप में जाना जाता है। ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है प्रिय मित्रों, ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है, यह जो विचार है, यह किस रूप में जाना जाता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व को
किस रूप में जाना जाता है? बहुल मतदान के रूप में जाना जाता है क्या? सीमित मतदान के रूप में जाना जाता है क्या? सूची प्रणाली के रूप में जाना जाता है कि हेयर योजना के बारे में जाना जाता है? तो प्रिय मित्रों, ये सब नहीं है। ये सब क्या है? ये नहीं है। आंसर क्या होगा? ये हेयर प्रणाली कहा जाता है। यह जो विचार, इसको मतलब थॉमस हेयर, है ना, थॉमस हेयर ने विचार दिया था ये। तो यह विचार जो है, इन्हीं के नाम पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहा जाता है। ये इसको आंद्रे प्रणाली भी कहा जाता है। क्या नाम से? आंद्रे प्रणाली। और डेविड आंड्रले ने इसको विचार दिया था। और यह प्रणाली वर्तमान समय में कहाँ कहाँ पे है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो है किस देश में है? तो देश का नाम आप लिख लीजिए। कई चीज़ें यहाँ पूछा गया। देश, देशों के नाम, देशों के नाम। वो नाम कौन है? एक तो प्रिय मित्रों डेनमार्क है, डेनमार्क में है। स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है ये। और प्रिय मित्रों नॉर्वे में है ये, नॉर्वे में, नॉर्वे में। तो ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है, यह कितने देशों में व्याप्त है? 3 देशों में, डेनमार्क में, स्विट्जरलैंड में और किस में? नॉर्वे में। और इसको किस थॉमस हेयर प्रणाली के नाम से जाना जाता है? किसको? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को। और इसको आंद्रे प्रणाली भी कहा जाता है ये। प्रिय मित्रों अगले हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है ना? मार्क्सवाद क्या है? एक युग का भ्रम है। क्या है? युग का भ्रम मतलब इल्यूशन ऑफ इरा, या इल्यूशन ऑफ पीरियड कहेंगे हम लोग। ये मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा जाता है कि मार्क्सवाद अपने युग में क्या था? एक तरह से भ्रम था। और वो यह किसने कहा? तो ऑप्शन दिया है एक्टन, एरन, एच.जी. ला, हेराल्ड जेलास्की, कार्ल पॉपर। और तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा था? तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहने वाले कौन है? ये लॉर्ड एक्टन है। ये इनका नाम पूरा क्या है? लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन साहब ने क्या कहा था कि मार्क्सवाद, मार्क्सवाद क्या है? युग का भ्रम है। तो इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये अगला देखेंगे, मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यायित की जाती है? देखिए, ये कह रहे हैं कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ये तो बताइए। यह जो विचार है कौन सा? मार्क्स के अनुसार कि इतिहास की भौतिक, देखिए कह रहा है कि इतिहास की भौतिकवाद से व्याख्या, वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य, अर्थ का श्रम सिद्धांत, छद्म चेतना के रूप में वैचारिक। तो मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता है, मार्क्स के अनुसार जो अनिवार्यता है शोषण की, यह विचार किसने दिया है या किसमें कहा गया है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कि दिया इतिहास की भौतिकवाद की व्याख्या से। तो यहाँ पे दिया है ये आंसर क्या होगा? ये वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य। जो वर्ग, जो राज्य था, मार्क्स ने कहा था कि जो राज्य है वो एक साधन है और जो लोग क्या है वो साधन के रूप में माना गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये आंसर बी हो जाएगा। ये आंसर क्या होगा दोस्तों? ये बी होगा। ये अर्थ का श्रम पूंजी का सिद्धांत ये भी दिए थे, मार्क्स का विचार है। इतिहास का भौतिकवाद की व्याख्या नहीं, तो यहाँ पे जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत उसमें बताया गया है ना। तो आंसर हमारा अगला, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद प्रस्तावित किया गया है ना। तो यहाँ पे जो विचार पूछे गए हैं उग्र और उदारवाद, तो उग्र और उदारवाद का जो निम्नलिखित में से किसने उदारवाद, उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच
प्रभेद प्रस्तावित किया, मतलब भेद करने का कार्य किसने किया है? यह जो भेद करने का कार्य तो क्या एम डुजबर्ग ने दिया है, न्यूमैन और जी सार्टोरी, एम बिनर ने दिया है। तो जो आंसर क्या हो जाएगा? जी सार्टोरी। किसने दिया था? ये जी सार्टोरी ने दिया था। ये जी सार्टोरी ने यह बताया था कि उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उग्रवाद का भी होता है और उदारवादी व्यवस्थाएं भी, दोनों को शामिल किया जाता है। इस तरह से जी सार्टोरी जी का विचार यहाँ पे इन्होंने विभेद किया था, यानी कि खंडन करने का कार्य किसने किया था? ये जी सार्टोरी जी ने किया था। ये अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? अच्छा, अगला प्रश्न यही है ना, 30। निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? ये बताइए, जनतंत्र मतलब लोकतंत्र में राजनीति करने के लिए क्या क्या जरूरी है? पैसा, पैसा जरूरी है दोस्तों। पैसा जरूरी है कि नहीं है भाई? नेता बनने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए। और चुनाव लड़ने के लिए नेतृत्व भी होना तो जरूरी है, और उसके लिए क्या होना? संगठन भी जरूरी है। लोगों का समूह नहीं होगा तो फिर राजनीति नहीं होगी। ये तो राजनीति करने के लिए क्या जरूरी है? पैसा जरूरी है, लोग जरूरी हैं, नेतृत्व की जरूरत होती है, संगठन की जरूरत होती है, लेकिन संवर्ग की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ये तो यहाँ पे संवर्ग मतलब कैडर की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो आंसर क्या होगा? जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व तो नहीं है। पहले इसको गोला करेंगे प्रश्न पढ़ते समय। सबसे बड़ी चीज होती है कि हम प्रश्न आसान होता है लेकिन गलत कर बैठते हैं ये, क्योंकि हमें प्रश्नों को बहुत इत्मीनान से करना होगा, सूझबूझ के साथ करना होगा। ये प्रश्न ऐसे ही बनाते हमारे आपके बीच से पूछे जाते हैं, जो हम आप समझते भी, लेकिन थोड़े शब्दों का चयन नहीं अच्छा हो पाता है, इसलिए हमें प्रश्न क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये प्रिय मित्रों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस चैनल को एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह जो सेशन चल रहा है यह आपके बीपीएससी, टीआरई 4, जीआईसी, एलटी और ईएमआरएस, एनबीएस, नवोदय, इसके अलावा आप तो आगामी जो परीक्षा ये है 18 जून को, इसमें भी बहुत सहायक होगा ये। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। देखिए, लोकमत मनुष्य के लिए ऐसे विषय से संबंधित मतों का प्रयोग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करता है। देखिए कितना अच्छा ये विचार, अंडरलाइन करके इसको आप लिख लेते ना, ये मिलेगा सीधा सीधी। ये कह रहा है जो क्वेश्चन कि लोकमत मनुष्य के लिए, क्या ये है कि लोकमत मनुष्य के लिए ऐसे विषय से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन दिया है ब्राइस, गिलक्राइस्ट, लावेल और गार्नर। आंसर करेंगे, जो ये लोकमत है ना, तो कह रहा कि लोकमत मतलब जनता का मत मनुष्य के लिए विषय से संबंधित मतों का योग है, मतलब चुनाव के विषयों से या किसी भी मतों से का क्या योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं। जो समुदाय है, जो संगठन, उसके हितों को प्रभावित करने वाले थी। यह विचार किसने दिया दोस्तों? ये ब्राइस ने, लॉर्ड ब्राइस साहब ने दिया था। ये अंडरलाइन करेंगे, ये विचार किसने दिया? है लॉर्ड ब्राइस ने। ये अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये अगला कह रहा कि राजनीतिक दल के लिए कौन सा अनिवार्य नहीं है? जो राजनीतिक दल हैं वो उनके लिए अनिवार्य नहीं है ना? राजनीतिक दलों के लिए क्या अनिवार्य है ना? तो राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य क्या है? नहीं, अनिवार्य नहीं है। ये पूछा है कि अनिवार्य नहीं है, तो विचारधारा भाई जरूरी है। राजनीतिक दलों को क्या होना चाहिए? राजनीतिक दलों में अच्छे विचारक नहीं होंगे, अच्छी विचारधारा नहीं होगी, अच्छे एजेंडा नहीं होंगे, अच्छे विचार और रणनीति नहीं होगी, तो राजनीति नहीं करना आसान है।
तो उसके अलावा फिर शक्ति प्राप्ति की इच्छा, भाई उसमें पावर प्राप्ति की इच्छा तो होती है राजनीतिक दलों में कि हम उच्च पद पे पहुंच जाइए, हम अच्छे सांसद या विधायक हों, ये प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बनने की तक की इच्छा होती है, तो ये शक्ति प्राप्त की इच्छा ये भी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं, राजनीतिक दल का मतलब लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है, संगठनात्मक जाल, हाँ संगठनात्मक जाल होगा, ये मतलब संगठन का एक ट्रैफिक सिस्टम होगा, मतलब एक लोग दूसरे लोग से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर कोई बात होती है किसी राजनीतिक दल में तो वो पूरे दल के लोगों को जानकारी हो जाती है। तो इस तरह से ये जो अनिवार्य तत्व नहीं क्या है, ये लोकतांत्रिक दल ये नहीं है ये, और बाकी ये जो है सब हैं ये। इसमें संगठनात्मक जाल होना चाहिए, शक्ति प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए और विचारधारा होना चाहिए, है ना, और नेतृत्व की भावना भी होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य है ना दोस्तों। अभी हमने इस प्रश्न की चर्चा की, यह प्रश्न रिपीट है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यह सिद्धांत, यह जो सिद्धांत है सामाजिक समझौता का मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सिद्ध करने की क्या विचार इन्होंने क्या है, राज्य एक क्या है, यंत्र है, यानी कि एक संस्था है, एक यंत्र के रूप में बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है, यह विचार किसने दिया है, यह विचार किसने दिया है। राज्य एक निश्चित प्रदेश में, राज्य एक निश्चित प्रदेश में, है ना दोस्तों, आंसर करेंगे ये, राज्य एक निश्चित प्रदेश में, क्या यहाँ पे ये किसने दिया विचार, ये राज्य एक निश्चित प्रदेश में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीति की दृष्टि से संगठित जनसमूह है, यह कथन किसका है ये, तो क्या वुडरो विल्सन साहब का है, बारकर का है और ब्लंटसली का है, लॉर्ड ब्राइस का ये। तो इसको आंसर करेंगे, ये आंसर करें दोस्तों, ये है ना, किसका ये है, बारकर का, ब्लंटसली का, या किसका यह विचार ये है ना। तो आप आंसर करने का प्रयास करें ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये संगठित जन समूह है, तो यह कथन किसका ये है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बारकर का, किसका विचार ये है, बारकर का, यह विचार किसका है, ये बारकर का। अगला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है ना। तो 7वीं अनुसूची में देखिए कह रहा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, भाषाओं की सूची, राज्य संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची, शपथ एवं स्वीकृति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व। तो यहाँ पे दिया है ये, तो ये जो 7वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं की सूची। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं, ये भाषाओं की संख्या क्या कुल है, 22 भाषाएं हैं ये, है ना। और यह जो होता है ये समवर्ती सूची, संघीय सूची ये, है ना। तो यहाँ पे इसमें नहीं दिया है ये, शपथ अलग दिया है। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये निम्न में से किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दलीय व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित किया है ना। तो कह रहा है कि लॉर्ड ब्राइस, एम रुजबर्ग, एच.जे. लास्की, हरमन फाइनर। यहाँ पे कह रहा है कि निर्वाचन व्यवस्था तथा दलीय व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित किया है, ये है ना। तो दलीय व्यवस्था के साथ किसने सहसंबंध स्थापित किया ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर करेंगे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यम डुजवर्ग ने दिया ये है। किसने सहसंबंध स्थापित करने की कोशिश किया ये? और निम्नलिखित में से निर्वाचन व्यवस्था तथा दलीय व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किसने किया है? एम डुजवर्ग ने। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये कह रहा है लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच एक समझौता है जिसमें एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर व्यक्तिवाद है। यह विचार बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य, तो जो लोक कल्याणकारी राज्य है ये दो समुदायों के बीच के संबंध को ये दो समुदायों के बीच, हाँ अगला प्रश्न यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है दो अतियों के समुदायों के बीच एक और साम्यवाद दूसरी ओर व्यक्तिवाद है। तो यहाँ पे इसको प्रयास करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे, आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये कह रहा है ये टीएच ग्रीन, यानी कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच, मतलब जिसमें एक ओर साम्यवाद है और एक दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। यह जो विचार दिया था यह विचार किसने दिया था? टीएच ग्रीन ने दिया था। किसने दिया था ये? टीएच ग्रीन ने दिया था। यह विचार किसने दिया था? ये टीएच ग्रीन ने। और अगले प्रश्न की चलेंगे हम लोग। एक लोक कल्याणकारी अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किसने किया है? ये तो फिर प्रश्न वही रिपीट है ये कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बेब्रिज प्रतिवेदन, मतलब लॉर्ड बेब्रिज की रिपोर्ट में बताया गया था ये, है ना। और हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौमिक सिद्धांत की क्रमिक प्राप्ति है ना। ये किसने मानता है ये कि सार्वभौमिक क्रमिक प्राप्ति का सिद्धांत ये है? तो यहाँ पे जो दिया है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं, और यहाँ पे दिया है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, है ना। तो आंसर करेंगे ये, हाँ आंसर करेंगे ये। इसमें दे रहा ना दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, तो यह राज्य मानव स्वभाव के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत की क्रमिक की प्राप्ति ये है। तो यह ऐतिहासिक सिद्धांत का विचार है। यह किसने बताया गया था? ये ऐतिहासिक सिद्धांत में यह विचार किसने बताया गया था? राज्य का। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौमिक सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति है? तो यह क्या हो जाएगी? ये ऐतिहासिक सिद्धांत की बात यह है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये अगला प्रश्न जो देखेंगे हम लोग कि राज्य की उत्पत्ति के लिए पितृप्रधान सिद्धांत का समर्थन कौन करता है ना। जेनेक्सन है ये, लास्की है, हेनरी मेनन है, मार्गन है ये। तो राज्य में पितृसत्तात्मक यानी कि पितृप्रधान सिद्धांत का जो विचार किसका समर्थन कौन करते हैं? जैक्सन करते हैं। जेनेक्सन, ये उनका नाम पूरा है, जैक्सन इसको क्या पड़ेगी? जैक्सन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या इसका हो जाएगा? ये जैक्सन ने किया था ये। अगले प्रश्न की हम लोग तरफ चलेंगे। ये निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं? यहाँ पे पूछ रहे निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं? श्रमिक संघवाद, मार्क्सवाद, श्रेणीवाद, फेबियन समाजवाद। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है
कि कौन कौन से विचार किसने दिया ये। फिर यहाँ पे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मतलब उससे नहीं है ये, तो राज्य से नहीं है ये। तो श्रमिक संघवाद, मार्क्सवाद, श्रेणी समाजवाद, फेबियन समाजवाद। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये फेबियन समाजवाद, फेबियनवाद है ये, फेबियन समाजवाद नहीं, फेबियनवाद है ये। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, फेबियनवाद। और हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि कुछ विचारकों के, लेकिन जैसे यूटोपियन समाजवाद, यहाँ से लिख लें ये यूटोपियन, कई बार पूछा गया है यूटोपियन समाजवाद, समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद। सेंट साइमन किसने दिया था विचार, ये सेंट साइमन ने दिया था ये, सेंट साइमन। यह विचार किसने दिया था ये कि यूटोपियन समाजवाद का विचार, तो यह विचार दिया था सेंट साइमन साहब ने दिया था। फेबियन समाजवाद, सिडनी वेब, फेबियन समाजवाद, सिडनी वेब, सिडनी वेब, सिडनी वेब। और यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, कार्ल मार्क्स ने दिया था ये, कार्ल मार्क्स ने दिया था ये। और श्रेणी समाजवाद एच.जी. कोल ने दिया था। श्रेणी समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, समाजवाद, जी.डी.एच. कोल, जी.डी.एच. कोल, जी.डी.एच. कोल। और विकासवादी समाजवाद, विकासवादी समाजवाद, समाजवाद। यह किसने दिया था, ये विकासवादी समाजवाद बर्नस्टीन ने दिया था। समाजवाद किसने दिया था, ये बर्नस्टीन ने दिया था, बर्नस्टीन ने दिया था ये, बर्नस्टीन। तो इस तरह से दोस्तों 1 2 3 4 और ये 5। तो यूटोपियन समाजवाद के सेंट साइमन, फेबियन समाजवाद के सिडनी वेब, वैज्ञानिक समाजवाद के कार्ल मार्क्स, श्रेणी समाजवाद के जी.डी.एच. कोल और विकासवादी समाजवाद के बर्नस्टीन है ये। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। जीन बोदा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी। बस ये तो अभी कराया गया था प्रश्न, ये रिपीट हो रही है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रतिपादन, तो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो है प्रतिपादन किसने किया था, ये बताएं, आंसर करिए, है ना। कि सकारात्मक आंसर करेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता का अवधारणा किसका प्रतिपादन किसने किया था, ये सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रतिपादन। आंसर करें मित्रों, ये सकारात्मक स्वतंत्रता का अवधारणा का प्रतिपादन। तो यहाँ पे टी.एच. ग्रीन ने ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात किसने किया था, ये टी.एच. ग्रीन ने। तो इसमें हमने बताया भी था ये। और हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है, ये क्या है, एक विवेकशील अनुबंध। ये भी रिपीट किया गया प्रश्न ये है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ये कि संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा आधारित है ये विधि एवं अभिसमय पर, विधि के समय पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, राजनीतिक दल के आधिपत्य पर। संविधानवाद के पाश्चात्य की अवधारणा, जो संविधानवाद है ये,
वाद का मतलब क्या होता है? विचार। तो जो संविधानवाद का जो विचार है ये किस अवधारणा पर विचार आधारित ही है? विधि के शासन पर, विधि के अभिसमय पर और राजनीतिक दल के अभिपत्य मतलब आधिपत्य पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर। तो इसको बताएं, ये प्रश्न बहुत अच्छा ही है ना। तो इसको करने का प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ पे कि संविधानवाद की पाश्चात्य विचारधारा यानी कि पश्चिमी विचारधारा आधारित थी किस पर? ये कि विधि के समय के, विधि के शासन पर, कि विधि एवं अभिसमयों पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, एक निश्चित दल के आधिपत्य पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 मतलब 1 2 4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये विधि एवं अभिसमयों पर, विधि के शासन पर और एक राजनीतिक दलों के आधिपत्य पर, क्योंकि वहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा और अन्य चीज़ें विचारधाराएं थी। तो 1 2 4 और यहाँ पे दिया है ये 1 2 4। तो पहले क्या था? विधि के अपसमयों पर, फिर विधि का शासन 1 2 और बाद में प्रेस की स्वतंत्रता जुड़ी है 3, लास्ट में यहाँ पे ये तो दिया नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 1 3 4, ठीक है। ये होगा आंसर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी होगा ये। और आज का आखिरी प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्ति, शासन एवं शासित के बीच संबंध, सरकार के बीच विभिन्न संस्थाओं के बीच संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है ना? शासक एवं शासित के बीच संबंध, एक ऑप्शन इसमें से इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कार्यपालिका की शक्तियां, शासक एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, शासक एवं शासित के बीच संबंध। तो यहाँ पे हमें जो सुटेबल आंसर होगा बी होगा, क्योंकि जो ये संविधान क्या बताता है कि शासक का मतलब हमारी सरकार ही है और शासित का मतलब जो जनता होती है। तो यानी कि जो भारतीय संविधान का है ये, या इसको क्या बताया जाता है कि जो सरकार और जनता के बीच, सरकार एवं जनता के बीच संबंध, जनता के बीच संबंधों को बताया जाता है, संबंध। तो आंसर क्या होगा? ये बी होगा। कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? ये रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये एक तरह से क्या कल्याणकारी योजनाएं कौन लाता है, ये एक तरह से इसकी राज्य की क्या जिम्मेदारियां होती हैं ये। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कल्याणकारी राज्य की सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ये कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ये रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता कौन? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहां पे दिया है कि जॉर्ज कैटलिन, वाल्टर लिपमैन, एस.जे. हेराल्ड जेलास्की और एच. क्रेब्स। तो यह आंसर क्या होगा? यहाँ पे एच. क्रेब्स ने दिया था ये विचार कि संप्रभुता मूलतः संकट के सिद्धांत, संकट का सिद्धांत ये है।
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर H.J. क्रेब्स। और आज का ये अंतिम प्रश्न और इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के सेशन को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके ये। और एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके लिए नए नए प्रश्नों को और प्रीवियस ईयर के जो कुछ प्रश्न हैं उनको लेकर के अगली क्लास में पुनः की भांति फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।